गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नवीन शर्मा आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बच्चों, आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हमने हड़प्पा और वैदिक युग के बारे में चर्चा की थी। आइए आज उससे आगे बढ़ते हैं और महाजनपद काल के बारे में बात करते हैं। बच्चों, आपको थोड़ा सा याद रखना है कि पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से छोटे छोटे जो जन थे उनकी स्थापना हुई और उनके राजा को गोप्ता जनस्य कहा गया। आज हम अपनी कक्षा को उससे आगे बढ़ाएंगे। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं महाजनपद का अर्थ क्या होता है। महाजनपद शब्द दो शब्दों महा अर्थात विशाल और जनपद अर्थात वह स्थान जहाँ जन निवास करते हैं से मिलकर बनता है। धीरे धीरे जन का आकार बढ़ने लगा और हकीकत बात ये थी कि जो राजा था उसके मन में आने लगा कि क्यों ना मैं अपने राज्य को और ज़्यादा बड़ा करूं। इसी इच्छा ने महाजनपदों को जन्म दिया। महाजनपदों का पहला वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। आपको इन दोनों पुस्तकों को अंडरलाइन कर लेना है। महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले ही 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनका उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। यह काल आरंभिक राज्यों, लोहे के बढ़ते उपयोग और सिक्कों के विकास के लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था उस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। आइए आगे चलते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करते थे और यह आयोजन राजा बनने के लिए किया जाता था। मैंने आपको बताया भी था कि राजसूय यज्ञ अक्सर नया राजा अपने राज्य की स्थापना के समय करता था। धीरे धीरे राजा ने अपने पद को वंशानुगत कर दिया, अतः राजा का पद अब स्व इच्छा पर आधारित हो गया। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को सबसे शक्तिशाली माना जाता था। राजा को बाघ की खाल पर एक विशेष आसन बनाया जाता था जो बाकी खाल से बना होता था। उस पर राजा को बिठाया जाता था। राजा का जो सारथी युद्ध में हमेशा उसके साथ रहता था वह राजा की विजयों और राजा के जो विशेष गुण हैं उनके बारे में आमंत्रित राजाओं को बताता था। राजा के सगे संबंधी, रानियां, पुत्रों को भी कई अनुष्ठान करने पड़ते थे। राजा के ऊपर पवित्र जल का छिड़काव किया जाता था। विष और वैसे जैसे सामान्य लोग राजा के लिए उपहार लाते थे। अतः अगर मैं संक्षेप में बात करूं तो जनपद का सामान्य अर्थ है जनों के बसने की जगह। अब जो प्राचीन जनपद है उनके साक्ष्य कई स्थानों से मिले हैं। इनमें दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा काफ़ी प्रसिद्ध है। इन 3 स्थानों को आपको याद रखना है, ये एनसीईआरटी में भी वर्णित हैं। ये लोग चावल, गेहूं, धान, दालें, सरसों, तेल आदि उगाते थे। चित्रित धूसर मृद भांड जो कि आपने देखा होगा पुराने अवशेष मिले हैं उसके, वो भी इस काल के जो अवशेष हैं, स्थल हैं, वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। आइए महाजनपदों की राजधानी को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक पढ़ते हैं। सबसे पहले है काशी और काशी की राजधानी है वाराणसी। आपको थोड़ा सा याद रखना है, काशी नाम की महिला को बनारसी साड़ी पसंद है, तो काशी और बनारसी की जगह वाराणसी। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसे तो आप याद रख सकते हैं महाभारत के नाम से, कौरवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अंग देश की राजधानी का नाम चंपा था। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है अंग और चंपा। चंपा नदी का पुराना नाम मालिनी था। मगध की राजधानी थी राजगृह या गिरिवर्ज। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि मगर गिरा राजा के घर में, तो मगध, उसकी राजधानी गिरिवर्ज और राजगृह। वजी संघ की राजधानी विदेह, मिथिला और वैशाली थी। तो वजी संघ को थोड़ा सा आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आता है। मल देश की राजधानी का नाम कुशावती था, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। आपको याद रखना है महात्मा बुद्ध ने निर्वाण यहीं प्राप्त किया था। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वत्स आपने देखा होगा पुराने समय में दिए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध आशीर्वाद है और इसकी राजधानी है कौशाम्बी। तो एक से का ऐसा आशीर्वाद मान सकते हो कि वत्स
तेरे कोश कभी खाली ना हो। तो वत्स की राजधानी कौशंबी। बौद्ध काल में कौरव वंश के शासक उदयन का शासन था यहाँ पर। कौशल, उत्तरी भाग की साकेत और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती यहाँ की राजधानी थी। अवंती, अवंती की जो राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। इसे आप बाहुबली मूवी से याद रख सकते हैं। अश्मक, अश्मक एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। पोतन या पोटली इसकी राजधानी थी। आपको थोड़ा सा याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में था कौन सा था, तो आपका इसका आंसर देना है अश्मक। इसके अलावा सूरसेन, इसका नाम आपने श्री कृष्ण लीला में कई बार सुना होगा। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। महाजनपदों की शासन प्रणाली में ब्राह्मण और क्षत्रियों को कर से मुक्ति थी। वज्जी और मल को छोड़कर बाकी महाजनपद राजतंत्र थे। आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि ऐसे कौन से दो महाजनपद थे जो गणतंत्र थे, तो वज्जी और मल। महात्मा बुद्ध के काल में कपिल वस्तु के शाक्य, पावा के मल, मिथिला ये सब प्रसिद्ध गणराज्य थे। वैशाली के लक्षवी सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे, आपको याद रखना है। करों और खजाने की देखभाल के लिए बागदूद और भांडागारिक जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ये काफ़ी प्रसिद्ध अधिकारी होते थे। गणतंत्र की सभा में प्रतिनिधियों की जो संख्या बैठती थी उसको संथागार कहा जाता था। बच्चों इस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार आ चुका है। उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में दिया जाता था, इसे भाग कहा जाता था। कारीगरों और बुनकरों और लोहारों या सुनारों को अपना जो कर था वो श्रम के रूप में देना पड़ता था। उन्हें 1 दिन या 2 दिन राजा के लिए काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उत्पादों के रूप में और आखेटकों को जंगल से मिली वस्तुओं के रूप में अपना कर देना होता था। गणतंत्र शासन प्रणाली की शुरुआत एथेंस में हुई है। आपको याद रखना है, यहाँ 30 वर्ष से ऊपर के लोगों की एक संस्था थी और इन्हीं लोगों को नागरिकता भी प्राप्त थी। व्यापारी, शिल्पी, दास, औरतों और खदान में काम करने वाले मजदूरों को ना तो नागरिकता का अधिकार था, ना ही उन सभा में भाग लेने का अधिकार था। 30 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक लोग थे उनकी सभा के वर्ष में लगभग 40 बैठकें होती थी। इसके अलावा एक अनिवार्य कार्य था जो सभी नागरिकों को करना पड़ता था, वो था नौसेना में अपनी सेवाएं देना। आइए बात करते हैं मगध की। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था। यह गंगा और सोन नदी, आपको थोड़ा सा याद रखना है, यह गंगा और सोन नदी के संगम पर था, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। यह क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इसकी दूसरी विशेषता यहाँ उपलब्ध लोहे की खदानें थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि मगध इतना शक्तिशाली राज्य क्यों बना, तो इसके ये 2 बड़े कारण थे, आपको याद रखने हैं। मगध पर मुख्यतः 3 बड़े वंशों ने शासन किया है। सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसके अलावा आपको थोड़ा सा याद रखना है कि बिंबिसार ने अपने विजय और विस्तार नीति को काफ़ी महत्व दिया और यह विजय और विस्तार नीति अशोक के कलिंग विजय के साथ जाकर समाप्त हुई। राज्य विस्तार के लिए इसने 2 तरीकों को अपनाया। पहला तरीका था वैवाहिक नीति करना। इसके लिए इसने कुल 3 विवाह किए। पहला विवाह इसने कौशल देवी के साथ किया। आपको थोड़ा सा याद रखना है, इस विवाह के फलस्वरूप इसे काशी नाम का एक नगर मिला जिसकी आय 1 लाख रुपए थी। इसकी दूसरी पत्नी चेलना वैशाली के लक्ष्मी परिवार से थी और चेटक की बहन थी। इसी जो चेलना थी, इससे अजातशत्रु का जन्म हुआ। तीसरी पत्नी खेमा पंजाब के मद्र परिवार से थी, आपको थोड़ा सा याद रखना है। दूसरी नीति इसने हथियार या युद्ध की अपनाई। आपको थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखना है, हर्यक वंश नाग वंश की एक उपशाखा था। बौद्ध पुस्तकों के अनुसार बिंबिसार जब 15 साल का था तो उसके पिता ने उसे राजा बना दिया। दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार के पिता का नाम किस पुस्तक में देखने को मिलता है, तो आपको थोड़ा सा याद रखना है दीप वंश। वह राजगृह का शासक था। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को शत्रुजस और जैन साहित्य में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार ने सबसे पहले पड़ोसी देश अंग को जीता और अपने राज्य में मिला लिया।
बुद्धघोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बिंबिसार ने कुल 52 साल राज्य किया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिवर्स थी। बाद में बिंबिसार ने राजगृह को अपनी नई राजधानी बनाया। मगध की असली शत्रुता अवंती से थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। आपको थोड़ा सा याद रखना है, बिंबिसार और अवंती के शासक चंड प्रद्योत के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध के बाद दोनों को ने दोस्त बनना ज़्यादा मुनासिब समझा और दोनों दोस्त बन गए। आपको थोड़ा याद रखना है कि जब चंड प्रद्योत बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को उज्जैन भेजा उसके इलाज के लिए। अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। बच्चों ये अंडरलाइन थोड़ा कर लेना, ये गलत हो गया है। यहाँ बिंदुसार की जगह बिंबिसार आएगा, कि हत्या की और शासक बना। इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। इसके पास कुणिक नाम की एक उपाधि भी थी जिससे इसे जाना जाता है। इसने विस्तारवादी नीति को अपनाया। वैशाली से हुए युद्ध में इसने रथ मूसल, ये अंडरलाइन कर लीजिए, और महाशिला कंटक नाम के नए यंत्रों का प्रयोग किया। इसके मंत्री बस्कार ने लक्षियों में फूट डलवा दी और जिसकी वजह से अजातशत्रु ने वज्जी संघ को हरा दिया। क्वेश्चन आता है कि वज्जी संघ को हराने के लिए अजातशत्रु ने क्या किया, तो अपने मंत्री बस्कार की सहायता से लक्षियों में फूट डलवा दी। इसने अपने मंत्री बस्कार को महात्मा बुद्ध के पास भेजा था, ये पता करने के लिए कि किस प्रकार से वो लक्षियों को हरा सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर लक्षियों की सभा लगातार होती है और वहाँ महिलाओं को आदर दिया जाता है तो उन्हें हराना संभव नहीं है। लेकिन बस्कार ने बाद में लक्षियों में फूट डलवा दी और जिसके कारण लक्षवी हार गए। अब थोड़ा सा आपको आगे याद रखना है, अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। अजातशत्रु ने राजगृह में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को इकट्ठा करके उन पर एक स्तूप बनवाया। आपको इस स्तूप को थोड़ा सा याद रखना है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहली बौद्ध संगति राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में हुई। इसमें सुत्त पीटक और विनय पीटक को लिखा गया। बच्चों कई बार क्वेश्चन आएगा कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है सप्तपर्णी गुफा में। तथा इसमें क्या किया गया, तो सुत्त पीटक और विनय पीटक को लिखा गया। अजातशत्रु प्राचीन भारत में स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक था। बच्चों ये क्वेश्चन का आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसने राज्य विस्तार के लिए संबंधों का भी ध्यान नहीं रखा। इसने वैशाली और कौशल, जिन दोनों से इसके संबंध थे, उन दोनों ही राज्यों पर इसने अधिकार जमाया। राजगृह में इसने एक मजबूत दुर्ग का निर्माण भी किया। बच्चों ये क्वेश्चन भी आता है कि राजगृह में किस शासक ने एक मजबूत दुर्ग का निर्माण किया। इसने कुल 32 साल शासन किया। इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की। तो बच्चों आपको थोड़ा याद रखना है, जैसी करनी वैसी भरनी। उदयन को उदयीन भी कहा जाता है। इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नाम का एक नया नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुरा था, आपको थोड़ा सा याद रखना है। उदयन जैन धर्म को मानता था। जैन साहित्य में बताया गया है कि इसकी मां का नाम पद्मावती था। उदयन या उदयीन की हत्या अवंती के राजा पालक के गुप्तचर ने की। इस वंश का आखिरी शासक नागदशक था, जिसकी हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की और इस प्रकार से शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की, जो कि मगध का दूसरा राजवंश था। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज्य को जीतकर मगध में मिला लिया। उसने पाटलिपुत्र के साथ साथ वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। बच्चों ये क्वेश्चन आएगा कि वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी किसने बनाया, तो शिशुनाग ने। इसने अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, उज्जैन आपको थोड़ा सा याद रखना है, शिप्रा नदी के किनारे है, उसे जीत लिया और अब मगध की सीमा को इसने मालवा तक पहुंचा दिया। यह आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं कालाशोक की। यह काफ़ी प्रसिद्ध शासक है और आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कालाशोक जो है वो जो शिशुनाग था उसका पुत्र था। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में आयोजित की गई, जहां बौद्ध संघ 2 संप्रदायों में बट गया, स्थावीर और महासांदिक।
स्थावीर परंपरागत नियमों में आस्था रखते थे, जबकि महासांधिक ने बौद्ध संघ में कुछ नए नियमों को समावेशित किया था। नंदीवर्मन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या महापद्म नंद ने की। आइए बात करते हैं नंद वंश की। पुराणों में इसे महापद्म नंद को सर्वक्षेत्रांतक कहा गया है, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसे भार्गव भी कहा गया है, अर्थात दूसरा परशुराम। इसने कलिंग को जीतकर एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की। नंद वंश में कुल 9 शासकों ने शासन किया है, जिन्हें नवनंद कहा जाता है। आखिरी नंद शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था, आपको थोड़ा सा याद रखना है। यूनानी लेखकों ने घनानंद को अगरमीज कहा है। यह मगध की शक्ति ही थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और सिकंदर चेनाब नदी पार नहीं कर सका और वापस लौट गया। घनानंद के सेनापति का नाम भट्टशाल था। शक्टार और राक्षस उसके प्रमुख अमात्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराया और मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद की सेना में 2 लाख पदाती, 20,000 घुड़सवार और लगभग 6,000 हाथी थे। यह विवरण ग्रीक इतिहासकार कार्टियस डोरियस ने दिया है। बच्चों, आज हमने यहाँ तक चर्चा की। अगली क्लास में हम जो मौर्य वंश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास से जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए।